क्वेश्चन ये है, ए फोर्स ऑफ F इक्वल टू V क्रॉस A इज एक्सर्टेड ऑन ए पार्टिकल इन एडिशन टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है V क्रॉस A, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी फोर्स F वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एंड A इज ए कांस्टेंट वेक्टर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। A कांस्टेंट वेक्टर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि हम मान लेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक कांस्टेंट वेक्टर है। विद व्हाट मिनिमम स्पीड ए पार्टिकल ऑफ मास m कैन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट कंटिन्यूज टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एक पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना चाहिए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की शर्त क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की शर्त यह है कि पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब पार्टिकल का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मान लो कि ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल पर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, मान लेते हैं पार्टिकल का मास m के बराबर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पर कितना है? mg के बराबर। ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है f। अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स F को लगना चाहिए। ठीक है, और नेट फोर्स जीरो होने की शर्त क्या है? F प्लस mg, mg को भी मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, F प्लस mg इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? जीरो। और F की वैल्यू हम रख देते हैं, F की वैल्यू है V क्रॉस A प्लस mg इक्वल्स टू जीरो, तो ये होगा v क्रॉस a इक्वल्स टू माइनस mg। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को मैं ओपन करता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करूं तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ v मॉडुलस ऑफ a इंटू साइन थीटा एन कैप इक्वल्स टू माइनस mg। अब हमको आंसर में वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलावा मैग्नीट्यूड भी बताना है, तो मॉडुलस निकालने के लिए वेलोसिटी का मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में दोनों तरफ जो चीजें दी हुई हैं उनका मॉडुलस ले लेता हूं, यानी ये सभी का पूरे का मॉड ले लिया मैंने, पूरे का मॉड ले लिया तो सिंपली क्या बचेगा यहां पर? ये बचेगा v इंटू ए इंटू साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ एन कैप कितना होगा? 1, क्योंकि एन कैप है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस ऑफ एन कैप कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू mg। इसको सिंप्लीफाई करने से v आएगा mg अपॉन a साइन थीटा, यानी कि ये जो पार्टिकल है इसको हम कई सारी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिससे कि नेट फोर्स जीरो हो। वो वेलोसिटी किससे मिलेगी? mg अपॉन a साइन थीटा से। लेकिन इसमें ध्यान दो कि जो वेलोसिटी है ये थीटा पे डिपेंड कर रही है। मास पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा, g कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, लेकिन जो चीज़ वेरी कर रही है वो क्या है? थीटा। सो थीटा विल वेरी, थीटा चेंज नहीं होगा पार्टिकल का, सॉरी थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा। थीटा क्या है? वेलोसिटी वेक्टर और वेक्टर a के बीच का एंगल है, तो ये थीटा कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मुझे v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो v की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर रखनी होगी, क्योंकि साइन थीटा डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी। तो v मिनिमम के लिए जरूरी है कि साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो v मिनिमम आएगा mg अपॉन a। जब हम साइन थीटा को कितना रख देंगे? मैक्सिमम, यानी कि 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा v मिनिमम, जिससे कि इसको प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, वो है mg अपॉन a के बराबर। ठीक है, दिस इज द v मिनिमम, mg अपॉन a। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन बाय विच ए फायरमैन कैन स्लाइड डाउन ए रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 2/3 ऑफ हिज वेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक रोप है, रोप बना लेते हैं, थोड़ा एक डिफरेंट कलर में बनाते हैं रोप को। मान लो कि ये रोप है या चेन है, जो भी है, ठीक है, ये चेन है और ये चेन लटकी हुई है।
और एक फायरमैन भी इससे लटका हुआ है। तो ये है फायरमैन जो कि इससे लटका हुआ है। अब फायरमैन का जो वेट है वो मैं मान लेता हूं mg के बराबर है, यानी वेट ऑफ फायरमैन इक्वल्स टू mg। तो फायरमैन का वेट mg के बराबर है, ठीक है। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 2/3 ऑफ हिज वेट, यानी कि 2/3 mg। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि मैक्सिमम टेंशन कितना पॉसिबल हो सकता है, यहां पर टी मैक्सिमम की वैल्यू हो सकती है 2/3 mg, यानी कि जो फायरमैन है उसको इतने एक्सेलरेशन से मूव करना पड़ेगा जिससे कि टेंशन की वैल्यू 2 mg/3 से ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हम फायरमैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये फायरमैन है और इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg और एक टेंशन फोर्स लग रहा है, और वो टेंशन हमने कर दिया है मैक्सिमम, ठीक है। अब फायरमैन को एक्सेलरेट कराते हैं हम एक्सेलरेशन a से, और न्यूटन सेकंड लॉ से मैंने इस पर इक्वेशन लिखी। तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस टी मैक्सिमम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और mg माइनस टी मैक्सिमम कितना है, टी मैक्सिमम हो सकता है 2/3 mg इक्वल्स टू ma। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 के बराबर। तो मिनिमम इतने एक्सेलरेशन से जो फायरमैन है उसको नीचे आना चाहिए। अगर वो g/3 से कम एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा और इस रोप या स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। अगर उसका एक्सेलरेशन g/3 या उससे ज़्यादा है तो टेंशन 2 mg/3 या उससे कम होगा और रोप ब्रेक नहीं होगी। और अगर वो रोप को छोड़ देता है, फ्री फॉल होता है, यानी उसका एक्सेलरेशन g हो जाए, तो रोप में टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while, and finally decelerates to stop. The maximum and minimum weights recorded are 72 kg and 60 kg. अब ये बताओ कि लिफ्ट में अगर तुम जाते हो तो वेट इंक्रीज्ड कब फील होता है और डिक्रीज्ड कब फील होता है, या इसमें जो लिफ्ट है, इसमें जो एलिवेटर है इस क्वेश्चन में, इसमें वेट इंक्रीज्ड कब फील होगा और डिक्रीज्ड कब फील होगा। सर जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हमें मतलब इंक्रीज, इस क्वेश्चन में तो वो शुरू से लेके आखिर तक ऊपर ही जा रही है, नीचे थोड़े आ रही है। तुम जो कहना चाह रहे हो ना, मैं समझ गया, तुम्हारी भावनाएं समझ गया मैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करो। वेट बढ़ा हुआ कब महसूस होगा, जब लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड जाएगी। अरे यार पूरे क्वेश्चन में वो वर्टिकली अप ही गई है। ये तुम हो, एक फोर्स लगा है तुम्हारे ऊपर mg और एक नॉर्मल रिएक्शन लगी है अपवर्ड। अगर ये लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ से। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी इसकी, नॉर्मल माइनस mg इक्वल्स टू ma, पर इसमें सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नॉर्मल इक्वल्स टू mg, और एक mg लगा हुआ है और n2, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो क्या इक्वेशन, तब n2 कितना आएगा। इन दोनों ही केसेस में n1 और n2 मुझे निकाल के दिखाओ जरा। mg माइनस, फर्स्ट केस में n1 कितना है और सेकंड केस में n2 कितना है, ये कैलकुलेट करके दिखाओ जरा कितना कितना आ रहा है। सर एक में आ रहा है mg, दोनों में सर mg इक्वल होगा नॉर्मल के। जब मैंने डायग्राम में यहाँ बना दिया है कि एक्सेलरेशन इस केस में अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन 0 कैसे कर दिया तुमने। वो एक्सेलरेशन है सर,
डायग्राम देखो, एक्सेलरेशन बने हुए हैं। तो जो पहला वाला केस है उसमें हो जाएगा n1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो n1 की वैल्यू आएगी m इंटू जी प्लस ए, है ना। सेकंड वाला जो केस है इसमें इक्वेशन लिखेंगे हम एम जी माइनस एन टू इक्वल्स टू एम ए, और n2 कितना आएगा m इंटू जी माइनस ए, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कब होती है, जब एलिवेटर एक्सेलरेट होता है अपर डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज कब होती है, जैसे कि n2 की वैल्यू शो करती है जब एलिवेटर का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान दो, अब तुम लोगों को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो इतनी क्लासेस के बाद अब तुमको ये चीजें क्लिक करनी चाहिए, ध्यान देना स्टार्ट करो। अब लिफ्ट शुरू से लेके आखिर तक ऊपर ही जा रही है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा ऊपर ही थी उसकी, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हुआ है। पहले वेलोसिटी ऊपर थी लेकिन बढ़ रही थी, तो वो एक्सेलरेटेड थी। बाद में वेलोसिटी ऊपर ही है लेकिन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इसके बाद फाइनल स्टेट में वेलोसिटी ऊपर ही है लेकिन कम हो रही है, तो फिर वो डिसेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे हो गया। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिमेन्स थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट वर्टिकली अपवर्ड, बट इन द इनिशियल स्टेट व्हेन लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग its acceleration is vertically upward because it is accelerating, so velocity is increasing with time। और जब वो रुकने वाली होती है लिफ्ट, तो जब लिफ्ट रुकने वाली है तो वेलोसिटी है तो ऊपर ही लेकिन वो कम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। घुसा कुछ दिमाग में? समझ आया कि नहीं? नहीं समझे? कहाँ हो? समझ में आया कि नहीं? ये तो लिफ्ट जा तो ऊपर ही रही है थ्रू आउट, लेकिन एक बार उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, एक बार ऊपर की तरफ है। तो पहले वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? 72 है। तो 72 कब हुई है उसकी? मैक्सिमम वेट कब है? जब ये 72 कब हुआ होगा? जब वो ऊपर जा रही होगी। तो 72 इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए। जी की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.9। तो 9.9 ना लेके ना 10 ले लो तुम यहां पर, हम थोड़ा सिंपल रखते हैं सोल्यूशन। और n2 की वैल्यू कितनी होगी? 60। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये केजी में दिया हुआ है, जबकि हमको n1 किस में लिखना है? न्यूटन में। तो हम इसको 720 लिखेंगे और n2 इसको 600 लिखेंगे। मास m, g की वैल्यू 10 माइनस ए। समझ में आया? n1 को मैंने 72 की जगह 720 क्यों लिखा है? अब इसको सॉल्व करके m और a इन दोनों की वैल्यू निकालो, कितना आता है। ये तुम्हारा काम है इसको सॉल्व करना। क्या करोगे सॉल्व करने के लिए? जल्दी अपना अपना जो भी तरीका है लगाओ, या ऐसे भी कर सकते हो कि 720 इसको लिखो 10m प्लस ma, और यहां से हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 10m माइनस ma। तो ma की वैल्यू अगर यहां से चाहो तो निकाल दो और दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो। तो रख देते हैं 720 इक्वल्स टू 10m प्लस ma की वैल्यू आएगी 10m माइनस 600। तो ये होगा 720 प्लस 600 इक्वल्स टू 20m। एक एक जीरो उड़ा देते हैं, तो ये होगा 2m इक्वल्स टू 72 प्लस 60 कितना हो गया? 132। और अगर m 132 है, 2m 132 है, तो m कितना हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा हमारा 66। 66। तो m की वैल्यू 66 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो m की, तो 720 इक्वल्स टू m की वैल्यू रखी मैंने 66, इक्वेशन नंबर 1 में ही रख देते हैं अगर, तो 66 इंटू 10 प्लस a। यहां से सॉल्व कर लो इसको, कितना आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 66 kg है और एक्सेलरेशन आएगा अराउंड कितना जाएगा? 720 डिवाइडेड बाई 66, -10, तो यह जाएगा 0.90, यानी 0.9 अप्रॉक्सीमेटली। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा a अप्रॉक्सीमेटली 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया सॉल्यूशन इसका? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं